नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और इससे जो कॉलेज संबंधित हैं उसके लिए बीए 5th सेमेस्टर हिंदी साहित्य का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय और जिसका पेपर कोड है HND 302, उससे संबंधित 65 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा, निश्चित तौर पर आपके पेपर में वीडियो लाभ पहुंचाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि तथा उसमें नित्य विद्यमान रहने वाले तत्व को क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं, काव्य दोष कहते हैं, काव्य धर्म कहते हैं या अलंकार कहते हैं? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी काव्य गुण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और उसमें हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मागुणा, यह कथन किसका है? यानी काव्य के शोभा कारक तत्व जो हैं वो गुण हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? रुद्रट के द्वारा, वामन के द्वारा, भामह के द्वारा या दंडी के द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वामन के द्वारा यह कथन कहा गया है। वामन का समय 8वीं शताब्दी है। 8वीं शताब्दी में वामन विद्यमान थे और इनके द्वारा ही रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है, 9 मानी है, 10 मानी है या 11 मानी है? तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या कुल 10 मानी है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कि भरत मुनि जो है 2री शताब्दी में विद्यमान थे। रस संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया था। तो तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आचार्य भामह ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? भामह के द्वारा गुण कितने माने गए हैं? 10, 20, 3 या 8? तो भामह ने गुणों की संख्या 3 मानी है। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आचार्य भामह जो है 6वीं शताब्दी में विद्यमान थे और इनके द्वारा अलंकार संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। सी ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन गुण का प्रकार है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या सभी? तो सामान्य रूप से गुण को 3 प्रकार माना जाता है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो 5वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसने गुणों की संख्या 3 मानी है? इनके द्वारा गुणों की संख्या 3 मानी गई है? आनंदवर्धन के द्वारा, मम्मट के द्वारा, विश्वनाथ के द्वारा या सभी लोगों के द्वारा? तो तीनों लोग जो है गुणों की संख्या 3 मानते हैं। तीनों का नाम आप याद रखिएगा, आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ। तो डी ऑप्शन छठे का सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, वीर, रौद्र, भयानक रस किस गुण से संबंधित होते हैं? माधुर्य गुण से, ओज गुण से, प्रसाद गुण से या इनमें से कोई नहीं? तो वीर, रौद्र और भयानक रस जो होते हैं वो ओज गुण से संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, जिस काव्य गुण से हृदय में मधुरता का संचार होता है वह गुण कौन सा होता है? आपको बताना है। ए है माधुर्य गुण, बी है ओज गुण, सी है प्रसाद गुण और डी है इनमें से कोई नहीं। जिस काव्य गुण से हृदय में मधुरता का संचार होता है वो माधुर्य गुण होता है। तो 8वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, किस काव्य गुण में सभी रस विद्यमान होते हैं? कौन सा ऐसा काव्य गुण है जिसमें सभी प्रकार के रस पाए जाते हैं? ए है ओज गुण, बी है प्रसाद गुण और सी है माधुर्य गुण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रसाद गुण में सभी प्रकार के रस विद्यमान होते हैं। ओज गुण जो है, ओज गुण में केवल वीर रस, भयानक रस और रौद्र रस पाए जाते हैं। प्रसाद गुण में सभी रस पाए जाते हैं और माधुर्य गुण में श्रृंगार, करुण और शांत रस पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तीनों गुणों को आप याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, जिससे कविता के सौंदर्य में हानि तथा मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है उसे कहते हैं? यानी क्या कहा जाता है? काव्य हानि कहा जाता है, काव्य गुण कहा जाता है, काव्य दोष कहा जाता है या उपर्युक्त सभी कहा जाता है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिससे कविता के सौंदर्य में हानि होती है और मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है उसको काव्य दोष के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, गुण विपर्यत मानो दोष, यानी गुण के विरोधी तत्व दोष हैं। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? मम्मट के द्वारा,
वामन के द्वारा, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा या रुद्रट के द्वारा। तो 11 का सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वामन के द्वारा यह कथन कहा गया है। 12 नंबर प्रश्न है, काव्य दोष का प्रकार है शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष या उपर्युक्त सभी। तो काव्य दोष मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द दोष, दूसरा होता है अर्थ दोष और तीसरा होता है रस दोष। ये तीनों जो है काव्य दोष के प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, जहां कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो वहां कौन सा दोष होता है? अप्रयुक्तत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष, ग्रामत्व दोष या क्लिष्टत्व दोष। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी च्युत संस्कृति दोष। यानी कविता में जब व्याकरण के नियमों के विरुद्ध कोई शब्द होता है तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष पाया जाता है। बी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जिस व्यापार या वृत्ति से हम शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहा जाता है, अर्थ कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है या अर्थ शक्ति कहा जाता है। तो 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिस व्यापार या वृत्ति से हम शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते हैं उसको शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो शब्द शक्ति जो है कुल 3 प्रकार के होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, मुख्य लोक प्रचलित अर्थ का ज्ञात कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कविता का जो मुख्य अर्थ होता है या लोक प्रचलित अर्थ होता है उसको जो शब्द शक्ति ज्ञात करवाती है उसको क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं, लक्षणा कहते हैं, व्यंजना कहते हैं या उपर्युक्त सभी कहते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको अभिधा के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों के अवयवों से कई वस्तुओं का बोध होता है लेकिन एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिन शब्दों के अवयवों से कई वस्तुओं का बोध होता है लेकिन एक के लिए रूढ़ हो जाता है तो उनको योग रूढ़ के नाम से जाना जाता है। जैसे जलज एक शब्द है, जलज मुख्यतः कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, कमल के लिए योग रूढ़ हो गया है लेकिन इससे कई जो है वस्तुओं का बोध होता है। जलज का सामान्य अर्थ होता है जो जल से उत्पन्न हुआ हो। तो जो भी वस्तु जल से उत्पन्न हुआ है उसको जलज के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह कमल के लिए रूढ़ हो गया है इसलिए इसको योग रूढ़ शब्द माना जाता है। तो योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो कई वस्तुओं का बोध तो कराते हैं लेकिन एक ही के लिए रूढ़ हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृख भानुजा वे हलधर के वीर किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? इसमें कौन सा शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो दोहा ऊपर दिया गया है उसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, एत एव विपर्यस्तता गुण काव्येषु कीर्तितः काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कहा गया है? भामह के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा, मम्मट के द्वारा या दंडी के द्वारा? तो यह जो कथन है यह भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य दोष के कितने भेद किए हैं? कितने काव्य दोष उनके द्वारा बताए गए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मम्मट ने काव्य दोष के 3 भेद किए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका विषय का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द दोष का भेद नहीं है? कौन इसमें शब्द दोष नहीं है आपको बताना है। यह है श्रुति कटुत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, अश्लीलत्व दोष या दुष्कर्मत्व दोष। तो ऊपर जो तीनों है ये शब्द दोष के ही प्रकार हैं। जो दुष्कर्मत्व दोष है ये अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, आप सही कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, रस दोष की संख्या कितनी है? रस दोष की संख्या टोटल 10 होती है। तो बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रस दोष का प्रकार है?
आपको बताना है कि इसमें से रस दोष का प्रकार कौन सा है। तो पहला है स्वशब्द वाच्यत्व दोष, दूसरा है अकांड प्रथम दोष, तीसरा है अंगी विस्मृत दोष या सभी। तो तीनों जो है रस दोष के प्रकार हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बता दें कि रस दोष कुल 10 प्रकार के होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रस दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 23 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, जहां सादृश्य के कारण लक्षणा का बोध हो वहां होता है। तो जहां समानता के कारण या सादृश्य के कारण लक्षणा का बोध होता है वहां पर गौणी लक्षणा होता है। तो 24 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, व्यंग्यार्थ को कहते हैं, यानी व्यंग्यार्थ को क्या कहा जाता है। तो व्यंग्यार्थ को ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किसने गुणों की संख्या 20 मानी है। गुणों की संख्या 20 किसके द्वारा माना गया है। तो गुणों की संख्या 20 वामन के द्वारा माना गया है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतीकवाद का प्रवर्तन किया था। प्रतीकवाद का प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। तो प्रतीकवाद का प्रवर्तक जीन मोरे हैं। जीन मोरे के द्वारा प्रतीकवाद का प्रवर्तन किया गया था। जीन मोरे ने 1886 ईस्वी में फिगारो नामक एक फ्रांसीसी पत्र में एक लेख लिखे थे। उसका नाम था द सिंबोलिस्ट मैनिफेस्टो। यहीं से प्रतीकवाद का प्रवर्तन माना जाता है। तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। यह कथन किसका है। आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, जब किसी पदार्थ को चित्रबद्ध करके एक मूर्त रूप दिया जाता है तो उसे कहते हैं, यानी जब किसी चीज का चित्र के रूप में अंकन किया जाता है, ऐसा वर्णन किया जाता है कि चित्र रूप से हमारे सामने आ जाए तो उसको बिंब के नाम से जाना जाता है। तो 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बिंबवाद का प्रवर्तक कौन है। किसके द्वारा बिंबवाद का प्रवर्तन किया गया है। तो टी.ई. ह्यूम के द्वारा बिंबवाद का प्रवर्तन किया गया है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यह कथन किसका है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन केदारनाथ सिंह के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। यह कथन किसका है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। यह कथन किसका है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो फैंटेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के फैंटेसिया से उत्पत्ति हुई है उसकी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, कब की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुसंग भर देती है। नए अर्थ अनुसंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। यह कथन है, यानी किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन मुक्तिबोध के द्वारा कहा गया है। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, ऐन्द्रिकता के आधार पर बिंब का भेद है, यानी आपको बताना है कि कौन सा बिंब ऐन्द्रिक बिंब है। इसमें दृश्य बिंब, गंध बिंब, श्रव्य बिंब, स्वाद बिंब या स्पर्श बिंब या सभी। तो डी ऑप्शन आपको उत्तर सही हो जाएगा। जितने प्रकार के बिंबों का नाम यहाँ लिखा गया है सभी ऐन्द्रिक बिंब है, यानी किसी न किसी इंद्रिय से संबंधित हैं। जैसे दृश्य बिंब का संबंध आंख से है, गंध बिंब का संबंध जीभ से है, श्रव्य बिंब जो है उसका संबंध कान से है। तो इसी प्रकार से जितने भी बिंब हैं किसी न किसी चीज से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब का भेद है। सरल बिंब, मिश्र बिंब, जटिल बिंब या सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेरक अनुभूति के आधार पर ये तीनों बिंब का बंटवारा किया गया है। 37 का डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा।
38 नंबर प्रश्न है कल्पना सिद्धांत किसने दिया है? तो कल्पना सिद्धांत कालरिज के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है इतिहास और आलोचना किसका ग्रंथ है? इतिहास और आलोचना नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है और 1957 में नामवर सिंह ने इसकी रचना की थी, इतिहास और आलोचना नामक ग्रंथ की। तो ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है रस मीमांसा और काव्य में रहस्यवाद पुस्तक के लेखक हैं। तो दोनों पुस्तक जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो रस मीमांसा है ये 1949 ईस्वी में लिखा गया था और जो काव्य में रहस्यवाद है यह 1929 ईस्वी में लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है हिंदी के किस कवि ने फैंटेसी का प्रयोग अधिक किया है? तो मुक्तिबोध के द्वारा सबसे ज्यादा फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है एक आलोचक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो एक आलोचक में निष्पक्षता भी होनी चाहिए, सहृदयता भी होनी चाहिए, बहुज्ञता भी होनी चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 43 नंबर प्रश्न है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था तथा सिद्धावस्था का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोनों सिद्धांत जो है शुक्ल जी के द्वारा दिए गए हैं। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है प्रेमचंद बनाए गए थे। 44 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है नई कविता का आत्मसंघर्ष किसका ग्रंथ है? नई कविता का आत्मसंघर्ष किसका ग्रंथ है? तो यह मुक्तिबोध का ग्रंथ है। 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और मुक्तिबोध के द्वारा 1964 ईस्वी में से लिखा गया था। 1964 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है आलोचना शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो आलोचना शब्द जो है लोच धातु से बना है। 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है इमेज को हिंदी में कहते हैं, इमेज को हिंदी में बिंब कहा जाता है। 47 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन रामविलास शर्मा का ग्रंथ है? आपको बताना है कि रामविलास शर्मा का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? प्रेमचंद और उनका युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, परंपरा का मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ग्रंथ जो है रामविलास शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। जो प्रेमचंद और उनका युग नामक ग्रंथ है ये 1952 ईस्वी में लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक ग्रंथ है ये 1955 ईस्वी में लिखा गया था। और परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी में लिखा गया था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है साहित्य का उद्देश्य ग्रंथ है। तो साहित्य का उद्देश्य जो ग्रंथ है वो प्रेमचंद का ग्रंथ है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन अपनी आलोचना में परंपरा को विशेष महत्व देता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी आलोचना में परंपरा को विशेष महत्व देते हैं। 50 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक है? तो दोनों आलोचक मार्क्सवादी हैं, रामविलास शर्मा भी और नामवर सिंह भी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है हिंदी जाति की अवधारणा किसने दी है? तो हिंदी जाति की अवधारणा रामविलास शर्मा के द्वारा दिया गया है। 52 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ नामवर सिंह का है? तो ये तीनों ग्रंथ जो है नामवर सिंह के हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां हैं ये 1962 ईस्वी में लिखी गई थी। जो दूसरी परंपरा की खोज है ये 1982 ईस्वी में लिखी गई थी। और जो नई कविता के प्रतिमान है ये 1968 ईस्वी में लिखा गया था। ये तीनों ग्रंथ नामवर सिंह का ही है। तीनों ग्रंथ का नाम आप याद रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है छायावाद के रचयिता हैं। छायावाद की रचना किसके द्वारा की गई थी? नामवर सिंह के द्वारा 1955 ईस्वी में छायावाद की रचना की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सौष्ठववादी आलोचक है? सौष्ठववादी आलोचक जो है नंद दुलारे वाजपेयी हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इनको स्वच्छंदतावादी आलोचक भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना नंद दुलारे वाजपेयी की है? तो तीनों रचना जो है नंद दुलारे वाजपेयी की ही है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका 56 का सही हो जाएगा। जो आधुनिक साहित्य है 1950 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में लिखा गया था।
और जयशंकर प्रसाद नाम का ग्रंथ 1940 ईस्वी में लिखा गया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना शुक्ल जी की नहीं है? शुक्ल जी की कौन सी रचना नहीं है? तो गोस्वामी तुलसीदास, यह शुक्ल जी की रचना है, 1923 ईस्वी में शुक्ल जी ने लिखा था। भ्रमर गीतकार, यह भी शुक्ल जी की रचना है, 1925 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। जायसी ग्रंथावली भी शुक्ल जी की है, 1924 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। लेकिन जायसी नाम का जो ग्रंथ है यह शुक्ल जी का ग्रंथ नहीं है, यह विजय देव नारायण शाही का ग्रंथ है, तो डी ऑप्शन 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र की है? ये तीनों ग्रंथ जो है डॉक्टर नगेंद्र के ही हैं, 59 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो रीति काव्य की भूमिका है 1949 ईस्वी में लिखी गई थी। आस्था के चरण 1968 ईस्वी में लिखी गई थी, और चेतना के बिंब 1976 ईस्वी में लिखी गई थी। डी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, कबीर के लेखक हैं। कबीर नामक जो पुस्तक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था, और 1942 ईस्वी में यह लिखा गया था, तो 60 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचना किसकी विचारधारा पर आधारित है? तो मार्क्सवादी जो आलोचना है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है। 61 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? ये तीनों रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो हिंदी साहित्य की भूमिका है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1940 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में लिखा गया था, और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में लिखा गया था। डी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? तो रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है, 1929 ईस्वी में शुक्ल जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रामविलास शर्मा का है? ये तीनों ग्रंथ जो है रामविलास शर्मा का ही है। पहला ग्रंथ है आस्था और सौंदर्य, यह निबंधों का ग्रंथ है, तो 1961 ईस्वी में लिखा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जो है यह 1977 ईस्वी में लिखा गया था। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी में लिखा गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, कहानी नई कहानी के लेखक हैं। तो कहानी नई कहानी जो पुस्तक है इसके लेखक नामवर सिंह है। 65 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नामवर सिंह के द्वारा इस ग्रंथ की रचना 1965 ईस्वी में की गई थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप और लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।